नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। समेत देश भर में नजर आया साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। पूर्व डीजीपी सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय। नगर निगम बॉन्ड जारी कर बाजार से उठा सकेंगे पैसा। बुजुर्ग अभिभावकों को बच्चों की संपत्ति में मिले कानूनी अधिकार। शहरी विकास के रुके हुए आधे तबादलों को हरी झंडी। हरीश रावत ने फिर किया पहाड़ी उत्पादों का प्रमोशन। हल्द्वानी में 4 नए बिजली घर बनेंगे। नैनीताल में मल्टीपर्पज भवनों का निर्माण। दिवाली पर जिले में 280 करोड़ से ज्यादा का हुआ धूम धड़ाका। हल्द्वानी की हवा हुई दम घोटू। दिवाली पर 282 प्राध्यापकों को मिली दिवाली पर पदोन्नति का तोहफा। कनिष्ठ सहायक भर्ती के टॉपर की दोबारा जांच शुरू। आवा हम सभी मिलकर इगास पर मनोला पुष्कर सिंह धामी। 64 पदों पर होगी CHO की भर्ती। समूह गौ की भर्तियों के लिए डाउनलोड कर सकेंगे सिलेबस। आयोग ने 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन सिलेबस किए जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू हुई समूह गौ की भर्तियों में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसके लिए सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ ही 2 भर्तियों के सिलेबस भी अपलोड कर दिए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले पटवारी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के लिए आयोग ने सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। सिलेबस देखने के लिए आयोग को वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर होम पेज पर वाई और कैंडिडेट कॉर्नर दिया गया है। इसके भीतर सिलेबस का लिंक है। इस पर क्लिक कर दोनों भर्तियों के सिलेबस के लिंक मिलेंगे। इन पर क्लिक करें तो सिलेबस डाउनलोड हो सकेंगे। इनका प्रिंट निकालना, इस हिसाब से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के लिए 891 पदों के लिए निकाली गई। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आयोग 28 अक्टूबर को जारी करेगा। भर्ती के लिए अगले साल 12 फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित है। प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के खाली 664 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। नए वेलनेस केंद्रों पर तैनाती दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश भर के सभी विजिलेंस सेंटर पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र CHO तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन ने CHO के खाली 664 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दी है। विश्वविद्यालय ने खाली पदों भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। शीघ्र ही विश्वविद्यालय चयनित अभ्यर्थियों को सूची विभाग को उपलब्ध करा देगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार का मकसद सूबे में मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रदेश भर में CHO की 1604 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 940 पदों पर CHO कार्यरत है, जबकि 664 पद खाली हैं, जिसमें अल्मोड़ा जिले में 88, बागेश्वर 23, चमोली 26, चंपावत 21, देहरादून 26, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 29, पौड़ी में 125, पिथौरागढ़ में 104, रुद्रपुर में 19, टिहरी में 145, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 41 पद अब भी खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोग निर्माण विभाग के अफसरों से हफ्ते के भीतर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों की स्थिति का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। सचिवालय मंगलवार को अफसरों की बैठक में उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं या फिर जिसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, विभागीय अफसरों को उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया, कितनी सड़कों का मरम्मत किया गया और कितना कार्य होना अभी बाकी है, इन सभी का अपडेट 1 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। धामी ने कहा कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी सड़कों की मरम्मत और अनुरक्षण के साथ ही गड्ढा मुक्त करने का कार्य किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पूर्व DGP BS सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इन पर रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाने के साथ ही पेड़ कटवाने का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन अपर तहसीलदार सदर सुजाउद्दीन को भी आरोपी बनाया गया। DFO मंसूरी आशुतोष की ओर से दी गई तहरीर में कहा कि BS सिद्धू ने वर्ष 2012 में मंसूरी वन प्रभाग के बीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इस जमीन से मार्च 2013 में साल के 250 पेड़ काट दिए। वन विभाग ने जांच कराया तो पता चला कि पेड़ जिस जमीन पे वो रिजर्व फॉरेस्ट है। सिद्धू ने तब DGP रहते अपने पद का दुरुपयोग किया था और अवैध ढंग से जमीन खरीदी। इस मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्म काटा था। बाद में सिद्धू के जमीन की रजिस्ट्री भी रद्द कर दी गई।
शासन से मांगी थी अनुमति। वन विभाग ने कुछ समय पहले शासन से सिद्धू पर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति मांगी थी। आपके हिंदुस्तान ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद वन सचिव विजय कुमार यादव की ओर से अनुमति दी गई थी। उत्तराखंड नगर निगम अब खुद के वित्तीय बॉन्ड जारी कर फंड का इंतजाम कर सकेंगे। शहरी विकास ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए रेटिंग एजेंसी का चयन कर लिया है। इसके बाद निकायों की सरकार पर वित्तीय निर्भरता समाप्त हो जाएगी। प्रदेश भर में नगर निकाय विकास कार्य से लेकर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार पर निर्भर है। हाउस टैक्स के साथ ही आय के तमाम साधन होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन न होने के कारण निकाय आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके चलते सरकार बड़े नगर निगमों को बॉन्ड जारी कर बाजार से फंड उठाने की अनुमति दे रहा है, जैसे अन्य बड़े सरकारी निगम करते हैं। सरकार कुछ शर्तों के साथ इनकी गारंटी लेगा। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी निगम से इसकी शुरुआत की जा रही है। नगर निगमों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी रेटिंग एजेंसी को दी गई है। रेटिंग एजेंसी निगमों की संपत्ति देनदारियों का आकलन कर रिपोर्ट देगी। अच्छी रेटिंग आने पर निकाय खुद बॉन्ड जारी कर सकेंगे। देश के कई निकाय इसी तरह वित्तीय रूप से सक्षम हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई निकायों में खुद को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने की क्षमता है। समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी को भेजे गए सुझावों में कई लोगों ने बालिग बच्चों की प्रॉपर्टी में बुजुर्ग विवाह को हक देने के लिए रिवर्स इनहेरिटेंस कानून बनाने की मांग की है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन की मांग की है। इस बीच कमेटी को सुझाव देने के लिए समय सीमा समाप्त हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर बीते साल सितंबर से उत्तराखंड की जनता से सुझाव मांगे थे। इसके साथ ही कमेटी के सदस्य उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद भी कर रहे थे। कमेटी अब तक माणा से लेकर मुनस्यारी धारचूला तक लोगों से संवाद कर चुके हैं। इस दौरान लोगों ने समान नागरिकता संहिता में महिलाओं के साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों को भी सुरक्षित करने की मांग की। कमेटी के सदस्य उत्तराखंड के रिटायर्ड पूर्व सचिव शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक कई जगहों बुजुर्ग लोगों ने बालिग बच्चों की संपत्ति में निश्चित अधिकार देने के लिए रिवर्स इनहेरिटेंस की मांग की। उन्होंने बताया कि इसके लिए मेंटेनेंस का अधिकार है, लेकिन बुजुर्गों ने इसे कानूनी तौर पर पुख्ता करने के लिए विरासत के कानून के समक्ष तौर पर पुख्ता करने की मांग उठाई। कुछ क्षेत्रों में संपीड़ित विवाह को मान्यता देने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की भी मांग उठाई। सिंह ने बताया कि जन सुनवाई में कई विशिष्ट जानकारी सामने आ रही है। शुरुआत में इनकी कल्पना तक मुश्किल थी। कमेटी कई नजरियों को देखने समझने की कोशिश कर रही है। शहरी विकास विभाग के पूर्व में स्थगित किए गए तबादलों से रोक हट गई है। सीएम की सहमति के बाद विभाग ने पूर्व में रोके गए 74 से 38 कार्मिकों के तबादले आदेश जारी कर दिए। विभाग में 18 सितंबर को एक साथ 74 अफसरों के तबादले किए गए थे, जिसमें अधिकांश अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक स्तर के कार्मिक शामिल थे। विभाग में तबादला एक्ट लागू नहीं है, पर एक साथ बड़ी संख्या में तबादलों से विवाद खड़ा हो गया था। उक्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विदेश जाने से ठीक एक दिन पहले किए गए इस कारण सीएम धामी ने इन तबादलों में रोक लगा दी थी। तब से इन तबादलों की फाइल अग्रवाल के कार्यालय में डंप पड़ी थी। अब करीब 1.25 महीने बाद इन तबादलों में से आधों को हरी झंडी दे दी गई। इसी क्रम में मंगलवार को विभाग ने 38 अधिकारियों को तबादलों का आदेश जारी कर दिए। उक्त सभी के नाम पूर्व की सूची में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सीएम ने बेहद जरूरी प्रकरणों को ही इस लिस्ट में रखने को कहा है। इसके बाद पूर्व में जारी 74 से 38 नाम ही फाइनल लिस्ट में शामिल हुए। गत हफ्ते की अग्रवाल के एक और विभाग राज्य कर में भी तबादला पर रोक लगा दी गई। इस कारण शहरी विकास के रोके गए तबादलों की 50% बहाली की महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व सीएम ने दिवाली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्रियों को भेंट की कपकोट जौनपुर के कद्दू, अल्मोड़ा की गडेरी। पूर्व सीएम हरीश रावत का दिवाली गिफ्ट चर्चाओं में है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी पूर्व सीएम और मंत्रियों को दिवाली पर भेंट के रूप में कपकोट, जौनपुर के कद्दू, अल्मोड़ा की गडेरी व गेठी भेजी। सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन पहाड़ी उत्पादों का प्रचार करने की अपील की। दिवाली पर सोशल मीडिया पर जारी संदेश में हरीश रावत ने लिखा कि उनका मकसद पहाड़ी उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, ताकि उन्हें बड़ा बाजार मिल सके, पहाड़ों के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि त्योहार पर तोहफे के रूप में पहाड़ी उत्पाद भेंट करने के प्रयासों के जरिए लोगों को प्रेरित करना है। हमारे राज्य के जैविक उत्पादों की खुशबू सोशल मीडिया के जरिए सभी तक पहुंच सकी। रावत ने मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सोशल मीडिया पर पहाड़ के उत्पादों को प्रचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर बंजर होते खेल खलिहान को फिर आबाद किया जा सकता है। इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। मालूम हो कि हरीश रावत ने
पिछली दिवाली में बागेश्वर में निर्मित तांबे की छोटी सी गगरी व चंपावत में बनी मडवे की बनी मिठाई भेजी थी। कुमाऊं के प्रवेशद्वार हल्द्वानी की आबादी में साल दर साल इजाफा हो रहा है। ऐसे में शहर का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस वजह से कम क्षमता वाली पुरानी बिजली घरों में दबाव भी बढ़ गया है। भविष्य की परिस्थितियों का आकलन करते हुए ऊर्जा निगम ने शहर में 4 नए बिजली घर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे 1 लाख से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। राज्य ऊर्जा निगम विद्युत वितरण खंड हल्द्वानी ग्रामीण के अधीन आने वाले इन क्षेत्रों में ही चारों नए बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है। इनमें आरटीओ रोड स्थित कृषि विभाग की भूमि, जयपुर पालड़ी फतेहपुर आईटीआई डहरिया और मोती नगर कोविड केयर सेंटर में नया बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है। नियम के अधिकारियों के अनुसार इन बिजली घरों में 10 से 20 एमबीए के ट्रांसफर लगाए जाएंगे जो बड़ी आबादी क्षेत्र को बिजली सप्लाई करेंगे। प्रस्तावित चारों सरकारी संस्थानों में से 3 पर डीएम धीरज गर्ब्याल ने मंजूरी भी दे दी है। इनकी फाइल ऊर्जा निगम मुख्यालय को भेजी जा चुकी है, जबकि मोती नगर में जमीन की मंजूरी को लेकर कवायद जारी है। शहर में पालिका जर्जर व खंडहर हो चुके घरों को एक बार फिर से आबाद करने की योजना बना रही है। नगर निगम शहर की खाली पड़ी भूमि व खंडहर हो चुके घरों के प्रथम तल पर कार पार्किंग, दूसरी तल पर दुकानें और तीसरी तल पर रिहायशी मकान बनाने की लगे हुए हैं। करीब 50 करोड़ की लागत से दुकान बनाने की कार्य योजना चल रही है। पालिका अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि नैनीताल शहर में अधिकांश भूमि पालिका के स्वामित्व की ओर है, जिन पर बने अधिकांश रूप से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिन्हें पालिका ध्वस्त कर उन भवनों के स्थान पर उत्तराखंड के कुमाऊनी परंपरागत शैली में बने भवनों का निर्माण करने की कार्य योजना बना रही है, जिसमें पहले स्तर पर कार पार्किंग, दूसरे में दुकानें और तीसरे पर फ्लैट नुमा आवास बनाया जाएगा। इन आवासों को नीलामी के माध्यम से बेचेगी, जिनमें लोगों को आवास खरीदने से वरीयता देगी। शासकीय अभियंता अधिकारी ने बताया कि टाउन प्लानिंग के तहत इस कार्य योजना को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पालिका से बजट की मंजूरी को स्तुति को शासन स्तर पर भेजा जा रहा है। शासन को से इनकी कार्य योजना की सहमति मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा और शहर में लंबे समय से चली आ रही कार पार्किंग की समस्या का निस्तारण भी होगा। हल्द्वानी दिवाली पर नैनीताल जेल में कारोबार का नया बूम मिला। कोरोना काल से उबरने के 2 साल बाद त्योहार सामान्य परिस्थितियों में हुआ और लोगों ने जमकर खरीदारी की। ऐसे में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा से दिवाली पर धूम धड़ाका होने का अनुमान है। साथ ही बैंक एटीएमओ से भी जमकर रकम की निकासी की गई। ऑटोमोबाइल सराफा कारोबार को धनतेरस और दिवाली पर बूम मिला। त्योहार पर लोगों के घर 1000 से नए वाहन आए। साथ ही 90 करोड़ से ज्यादा का सराफा कारोबार होने का अनुमान है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, रेडीमेड गारमेंट्स का भी बम्पर कारोबार हुआ। इसके बाद मिठाई, गिफ्ट पैक का भी पिछले सालों की तुलना में अधिक कारोबार होने का अनुमान है। उधर पटाखा बाजार रामलीला मैदान में हटाए जाने की वजह से कारोबार पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर दिवाली को लेकर शुभकामनाओं का दौर भी खूब चला। सुबह से देर रात तक व्हाट्सएप, फेसबुक पर लोग बधाई संदेश भेजते रहे। देर रात तक लोग अपने अपने परिजनों से सोशल मीडिया पर संपर्क करते। वहीं लोगों ने अपने परिजनों को फोन करके भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। कोरोना वायरस महामारी के पिछले 2 साल के बाद पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई थी। शहर से लेकर गांवों तक चारों ओर इमारतें रंग बिरंगी लाइटें और दियों से रोशन नजर आई। दिवाली पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से भारी भीड़ दिखेगी। घरों में गन्ने का प्रयोग कर महालक्ष्मी की मूर्ति को निर्माण किया गया। रात भर में हर गली मोहल्ले में लोगों ने खूब आतिशबाजी की। ग्रीन दिवाली के दावों के बीच हल्द्वानी के लोगों ने इस बार जमकर पटाखे जलाए, जिससे शहर की हवा प्रदूषित होकर दम घोटू होगी। 24 घंटे के भीतर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर 118 से 227 तक पहुंच गया। इसके खासकर सांस के मरीजों को दिक्कत होने लगी। पहाड़ों के नजदीक बसे हल्द्वानी शहर की हवा यूं तो सामान्य रहती है, लेकिन दिवाली पर जलाए गए पटाखों की वजह से शहर की हवा में जहर घुल गया। शहर में जल संस्थान के ऊपर लगाए प्रदूषण मापक यंत्र से दिवाली से ठीक पहले का डेटा लिया गया था, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 118 पाया गया था। लेकिन दिवाली की रात पटाखे चलने के कारण एयर क्वालिटी आंकड़ा ठीक दुगुने 227 तक पहुंच गया। पटाखों की वजह से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूक्ष्म कण समेत 8 प्रदूषक कारक बढ़ गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने अगले 1-2 दिन में हवा ठीक होने के आसार जताए हैं। राज्य के डिग्री कॉलेज में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कला वर्ग के प्राध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने 282 प्राध्यापकों को पदोन्नत कर दिवाली का तोहफा दिया है। शासन की कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्राध्यापकों को विभिन्न पदों में पदोन्नत किया गया है, जिसके तहत उन्हें वरिष्ठ वेतनमान, चयन वेतनमान, एसोसिएट वेतनमानों वरिष्ठता के आधार पर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी गई है। उप सचिव उच्च शिक्षा व्योमकेश दुबे ने
प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी कर दी है। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में तैनात विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के प्राध्यापकों को शासन स्तर से 3 माह पहले ही पदोन्नति दे दी गई थी, लेकिन कला वर्ग के प्राध्यापक लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। दिवाली के मौके पर कला वर्ग के प्राध्यापकों को भी सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दे दिया। अब दूसरे चरण में मंगलवार को शासन स्तर ने कला वर्ग के 282 प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी कर दी गई, जिसके तहत 188 प्राध्यापक को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। साथ ही 25 प्राध्यापकों को चयन वेतनमान और 10 को एसोसिएट वेतनमान के लिए पदोन्नति मिली है। राज्य के 59 डिग्री प्राध्यापक बने हैं प्रोफेसर। उच्च शिक्षा निर्देशालय में तैनात डॉक्टर RS भागोनी को भी पदोन्नति के बाद प्रोफेसर वेतनमान का नाम मिला है। इसके साथ ही दूसा पानी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजरा परवीन के साथ ही डॉक्टर पूर्णिमा भटनागर, डॉक्टर नीलोफर समेत 59 प्राध्यापकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC भर्ती घपलों के कारण लगातार सुर्खियों में रहा। जिस भर्ती परीक्षा जांच में पुलिस 1 साल पहले फाइल बंद कर चुकी थी, उसे DGP अशोक कुमार के निर्देश पर दोबारा खोल दिया गया है। इसके लिए पुलिस को याचना पर CGM कोर्ट से दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश हो गए। वर्ष 2018 की कनिष्ठ सहायक भर्ती के एक टॉपर की दोबारा जांच हो रही है। इस मामले तब जनवरी 2020 को अनु सचिव राजन नैथानी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने महज CCTV फुटेज के आधार पर OMR सीट से छेड़छाड़ की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए FIR लगा दी थी, जिसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया। लेकिन खुद पुलिस की जांच में सामने आया कि OMR सीट की प्रतियों में गोलों से अंतर था। साथ ही अभ्यर्थी ने कथित तौर पर केवल 24 प्रश्न हल किए थे। दूसरी ओर DGP अशोक कुमार का कहना है कि UPSSC के तमाम भर्तियों में गड़बड़ियां मिलने के बाद इस भर्ती में टॉपरों की जाँच कराई जा रही है। दरोगा नवीन जुराल को जांच का जिम्मा UPSSC की हालिया भर्ती घपलों में सभी भर्ती परीक्षाओं को संदेह दायरे में लाया गया है। लिहाजा DGP अशोक कुमार के आदेश पर ADG कानून व्यवस्था श्री V मुरुगेशन ने दून के SSP को पत्र लिखकर 24 सितंबर को 2018 की भर्ती परीक्षा में मुकदमे की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कोतवाली के दरोगा नवीन चंद जुवाल की ओर से CGM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। उन्होंने कोर्ट अंतिम रिपोर्ट FR और CD जांच के लिए उपलब्ध कराने की याचना की, जिसे CGM लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरोगा नवीन जुराल दोबारा परखने जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लोक पर्व इकास व सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। दूसरे साल इकास बग्वाल की छुट्टी रहेगी। पिछले साल भी धामी सरकार ने इकास बग्वाल पर राजकीय अवकाश घोषित किया था। धामी ने मंगलवार को गढ़वाली में ट्वीट कर लोगों को इकास की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इकास हम सभी मिलकर इकास मनोला नई पीढ़ी तय अपन लोक संस्कृति जोड़ेला। लोक पर्व इकास हमारो लोक संस्कृति को प्रतीक छ। यह पर्व तय और खास बनोड़ का वास्ता यह दिन हमारे राज्य में छुट्टी राली, ताकि हम सभी ये त्यौहार ले अपना कुटुंब गाँव व माँ धूमधाम से मना सकें। उन्होंने कहा कि इकास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी लोक संस्कृति पारंपरिक त्योहारों से जुड़े रहे, ये हमारा उद्देश्य है। इकास व छुट्टी के ऐलान की लोगों ने ट्विटर पर CM धामी पर सराहना की।